जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 1 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज मैं आपको 1218 नंबर की क्लास यहां पे पढ़ाने जा रहा हूं, जहां पे आपको स्टैटिक जीके मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलेगी और बहुत कुछ जो आपके लिए सरप्राइज होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं आपके लिए मोटिवेशन थॉट है, कल से करेंगे ये शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कल कर लेंगे और वो कल कभी नहीं आता। आप खुद देखिएगा, जो करना है वो आज करना है, अभी करना है, अब से करना है। इसी संकल्प के साथ आप अपनी किसी भी काम को स्टार्ट करें। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में पीएम मोदी जी के पर्सनल सेक्रेटरी निजी सचिव कौन बनाए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो निजी सचिव बनाए गए निधि तिवारी। क्या नाम है इनका? निधि तिवारी। आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। अब यहां पे सुजाता सोनिक की बात करें तो महाराष्ट्र की पहली ये सचिव है, फर्स्ट महिला सचिव है, फर्स्ट वीमेन सेक्रेटरी हैं, पहली महिला सचिव है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें गीतिका श्रीवास्तव की। तो गीतिका श्रीवास्तव जो है ये पाकिस्तान में उच्चायुक्त थी, पहली महिला उच्चायुक्त थी, फर्स्ट उच्चायुक्त थी। ठीक है, यानी एम्बेसडर जिसे बोलते हैं। और अर्चना रामासुंदरम की हम बात करें तो ये सबसे पहली एसएसबी की महिला निदेशक थी, एसएसबी की पहली महिला निदेशक थी। क्लियर है? तो हम यहां पे बात करेंगे निधि तिवारी की, जो पीएम मोदी की निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी यहां पे बनी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं निधि तिवारी को। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जिसे डीओपीटी कहते हैं, इनकी ओर से अभी एक आदेश जारी किया गया। निधि तिवारी को पीएम मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी निजी सचिव बनाया गया है। शी हैज बीन अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। तो निधि तिवारी जो है 2014 बैच की आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी है और दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में ही काम कर रही है। निधि तिवारी पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थी। अब इनको एक बड़ा यहां पे जिम्मेदारी मिल रहा है। अब ये पीएम मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी होंगी। इज दैट क्लियर? अब यहां पे मैं आपको महत्वपूर्ण सचिव महासचिव के बारे में पढ़ा देता हूं। तो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा जी हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव दो नंबर के शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे, 25 नंबर के, और इनको 2 बार ग्लोबल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। मियामी ओपन 2025 जो कि टेनिस टूर्नामेंट है, इसने पुरुष एकल का खिताब जकूब मैंसिक ने जीता है। इनका रिलेशन किस देश से है? तो जकूब मैनिक मेन सिंगल्स टाइटल जीत चुके हैं और ये चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं। कहां से? चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं। तो मियामी ओपन कब से कब तक हुआ? 18 से 30 मार्च में हुआ। इस बार इसका 40वां एडिशन हुआ। किस कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है, मिट्टी वाले कोर्ट में खेला जाता है। और विंबलडन ओपन घास वाली कोर्ट में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। तो ये आयोजन कहां पे हुआ? मियामी गार्डन फ्लोरिडा, अमेरिका में मियामी ओपन हुआ है। और यहां पे जो मेन सिंगल्स के विनर है वो है जकूब मैंसिक चेक रिपब्लिक से, रनर अप है नोवाक जोकोविच सर्बिया से। महिला एकल विजेता आर्याना सबलेंका है और रनर अप है जेसिका पेगुला। ठीक है, वहीं पे हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली के खिलाड़ी है, इंपॉर्टेंट है। अभी जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, अभी फ्रेंच ओपन बाकी है, विंबलडन बाकी, यूएस भी बाकी है। और महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं आप सभी के स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न, 21 जून 2025 को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? What is the theme of the International Day of Yoga to be celebrated on 21 जून 2025? तो उसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये इसकी थीम रखी गई है। तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी रोज योगा करते हैं, ऐसा न्यूज में बताया जाता है। तो 2025 का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा और उसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, जो समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित करती है, एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच पे फोकस करती है। तो योग दिवस मनाने की घोषणा कब से हुई है? 2014 से।
यूनाइटेड नेशन ने 2014 से इसकी घोषणा करी है और पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव भारत ने ही दिया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फादर ऑफ योगा कहे जाते हैं, योग के जनक कहे जाते हैं, महर्षि पतंजलि जी हैं। इनको माना जाता है, इन्होंने योग सूत्र की रचना की, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। दोस्तों 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? तो यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को तैयार करता है। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तबला वादक थे पंडित किशन महाराज। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप देखना कमेंट बॉक्स पे क्या आपने सही दिया है। अब मैं आपसे वापस से 3 प्रश्न पूछ रहा हूं। याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सैक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। जो सबसे अच्छा आंसर देगा उसको यहां पे कल कमेंट ऑफ द डे में मैं यहां पे शामिल करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, भारतीय वायुसेना ने किस देश में इनियोचोस 25 वायु अभ्यास में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने इनियोचोस 25 एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जो कि ग्रीस में हुआ। कहां पे हुआ है? ग्रीस में हुआ। कहां पे हुआ? ग्रीस में हुआ है। ये 31 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक चलेगा, ग्रीस में होगा। और INIOCHOS ये आप कहेंगे अभ्यास में भारत ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये अभ्यास ग्रीस के आंध्राविदा एयरबेस है, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है, वहां पे आयोजित किया गया है। तो इस सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI लड़ाकू विमान, IL-78 एयर टैंकर और C-17 विमान यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। और ये 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में, यानी बहुत सारे देश में भाग लेते, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें 15 देशों के बीच में वायुसेना का जो स्किल है, कौशल है, वो यहां पे दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले देश है फ्रांस, अमेरिका, स्पेन, सऊदी अरब, जॉर्डन, भारत, ग्रीस, मिस्र, ये सब यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे इस अभ्यास में। 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी मैं आपको बता देता हूं जो पूछ सकते हैं। हरिमाऊ शक्ति, तो हरिमाऊ शक्ति किसके बीच में होता है? भारत और मलेशिया के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है, अभी जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है और हरिमाऊ मलेशिया में हुआ 2024 में। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल को, इस रिपोर्ट को यूनेस्को ने जारी किया है। यूनेस्को जो कि दुनिया भर के हेरिटेज साइट को यहां पे घोषित करता है, और यूनेस्को ने लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? ठीक है, तो प्राइमरी जो स्कूल्स है वहां पे 47% जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पे, उनको स्कूल में भोजन तो मिलता है, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो पोषण है, वो नहीं मिलता। इस रिपोर्ट में बताया कि 47% को स्कूल में खाना तो मिलता है, लेकिन जो न्यूट्रिशन चाहिए, खाना बस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए, उसमें विटामिन होने चाहिए, उसमें मिनरल्स होने चाहिए, प्रॉपर कार्ब्स होना चाहिए, तब पूरे बॉडी का डेवलपमेंट होता है। आप अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो रिपोर्ट में भी बताया गया कि बच्चों में बढ़ते मोटापे और खाद्य असुरक्षा की भी चेतावनी यहां पे दी गई है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो यूनेस्को से रिलेटेड है, अभी मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही फिलहाल में यहां पे 6 साइट्स को, अस्थायी साइट्स को शामिल किया, परमानेंट नहीं है। तो अस्थायी सूची की टोटल लिस्ट 62 हो गई है। भारत में टोटल परमानेंट जो यूनेस्को साइट है 43 है, और 43 में जो 43 नंबर का जो साइट है वो आप जानते हैं वो कौन सा है? मोइदम है। कौन है? मोइदम। असम में आपको देखने को मिलेगा राजा रानियों का कब्रिस्तान है, जो अभी रिसेंटली में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और यहां पे बात करें तो जो 43 साइट्स है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें कल्चरल कैटेगरी में 35 है, नेचुरल कैटेगरी में 7 है, और मिक्स्ड कैटेगरी में यहां पे मिक्स कैटेगरी में 1 है। ठीक है, तो टोटल 35, 7, 42, 1, 43 हो जाएगा।
2024 में जो बैठक हुई थी ना यूनेस्को की मीटिंग हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, वो पहली बार भारत में हुई थी। ठीक है, और हाल ही में यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को हेरिटेज पर्यटन में शामिल किया है, सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन साइट यहां पे घोषित किया है। दोस्तों 1 मिनट में आपका लूंगा, जो स्टूडेंट इस जानकारी को जानते हैं वो स्किप करेंगे, वो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। अब फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स को भी हम यहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच दे रहे हैं, और जिसमें एंशिएंट मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल के साथ। क्लासेस आपकी रेगुलरली चल रही हैं। ठीक है, तो आप जो बच्चे आज एनरोल करेंगे वो पुरानी 4 क्लासेस को कवर कर लेंगे, क्योंकि लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आप पढ़ेंगे। आप यहाँ पे इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा। 2 साल की वैधता है, अपने जीएस को बहुत ही बेहतरीन बना लो, ताकि कोई भी एग्जाम आए आपका एग्जाम तुरंत निकल जाए। 4 से 5 महीने में आपका ये पूरा खत्म होगा। डेली टेस्ट होगा, नोट्स मिलता है आपको, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो दोनों मिलेगा, संडे फ्री टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस डिस्कशन होगा, और बाइलिंगुअल क्लास है, दोनों मीडियम में है। और कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना तो यहाँ पे आपको 1 ईयर की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज भी मिलेगा, आप जाकर के देखना। इसी में यार कोर्सेस एंड पीडीएफ में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आप ढूंढ करके एनरोल होना, रजिस्टर कर लेना। ठीक है, और दोस्तों आज हमारी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, जाकर के डाउनलोड कर लेना, जो हर महीने हम यहाँ पे लॉन्चिंग करते हैं। ये बुक लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, जाकर के डाउनलोड कर लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, मार्च महीने की, और 12 महीने का जो पैकेज है वो भी आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं। तो आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम पंचवर्षीय योजना पढ़ने वाले हैं, और पंचवर्षीय योजना में उनको कौन कौन सी प्राथमिकताएं दी गई, बहुत अच्छा टॉपिक है। कल मेरे से एक स्टूडेंट ने डिमांड करी थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 5 ईयर प्लान रखा है। तो 1951 से 56 में पहला पंचवर्षीय योजना था, और हमारा फोकस था एग्रीकल्चर। 56 से 61 ये हमारा दूसरा पंचवर्षीय योजना था, इस पे हमारा फोकस था इंडस्ट्रीज। तीसरा था 61 से 66, और इसमें हमको आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनानी थी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। चौथा था 69 से 74, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमने फोकस किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां था गरीबी को खत्म करना, गरीबी को कम करना, 74 78। 80 से 85 में हमारा मकसद था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गरीबी को कम करना। 7वां था 85 से 90, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस बनाना। 92 से 97 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, ज्यादा शिक्षा देना, एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन देना। 97 से 2000 तक न्यायपूर्ण विकास, इक्विटेबल डेवलपमेंट था। 10वीं 2002 से 7 था गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना। 11वीं था 2007 से 12, जिसमें फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा ऑब्जेक्टिव था। और 12 से 17 था समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। और 17 के बाद सारा विकास खत्म हो गया, मतलब जो योजनाएं थी बंद हो गई, और 2015 में नीति आयोग लाया गया। अब 5 वर्ष की जगह पे हम कुछ अपने शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, उसको हम पूरा करते हैं। 5 साल हम योजनाएं नहीं चलाते। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, किस अंतरिक्ष एजेंसी का गाया अंतरिक्ष मिशन समाप्त हो गया है? तो गाया स्पेस मिशन अभी खत्म हुआ है। ये था ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप का ये मिशन था गाया अंतरिक्ष मिशन। अब क्या है गाया अंतरिक्ष मिशन, इसे समझते हैं डिटेल से। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गाया नाम का एक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन था, जो स्पेस को ऑब्जर्व कर रहा था, उसको यहां पे बंद करने की घोषणा करी है। अब गाया का फुल फॉर्म है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, इसको लॉन्च हमने 2013 में किया था, 19 दिसंबर को। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, जितने भी तारे हैं, जितने भी स्टार्स हैं, और बहुत सारे जो वहां पे एस्ट्रोनॉमिकल जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो खगोलीय पिंड है, उनकी पोजीशन, उनकी मूवमेंट, उनको सटीक तरीके से मापना, और यहां पे ब्रह्मांड का मानचित्रण करना, यूनिवर्स का मैप करना, डिजाइन करना। और दोस्तों इसे कहां पे रखा गया था, लैग्रेंज बिंदु 2 पे रखा गया था, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, अबाउट 1.5 किलोमीटर दूर यह रखा गया था, जहां से पूरी ऑब्जर्वेशन चल रही थी। तो इस मिशन के तहत अब तक 2 अरब तारों का मैपिंग किया गया है, इसने मैपिंग किया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं,
इनके अनुसार पिछले 5 सालों में भारत में टोटल कितने एशियाई शेरों की मौत हो गई है? हाउ मेनी एशियाटिक लॉयंस हैव बीन डाइड इन द लास्ट 5 ईयर्स? तो दोस्तों 669 सेट यहाँ पे जो शेर हैं एशियाटिक लॉयंस है उनकी डेथ हो गई है, और ये केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बता चुके हैं। पिछले 5 सालों में 669 एशियाई शेरों की मौत हो गई है, लेकिन इसके पीछे प्राकृतिक मौत कारण है। इसके पीछे ये कारण नहीं कि उनका शिकार हुआ है, उनकी हंटिंग की गई, उनकी पोचिंग की, तो ये इसका कारण नहीं है। कारण ये नेचुरली उनकी डेथ हुई है। तो शेर की ये जो प्रजाति ना एशियाटिक लॉयन जो कि गिर में पाई जाती है गुजरात में, तो भारत के गुजरात में ही पाई जाती है। ठीक है, तो गिर का जंगल एशियाई शेरों के लिए एकमात्र नेचुरल हैबिटेट के रूप में पाया जाता है। इसका नाम है शेर का पैंथेरा लियोपेर्सिका, साइंटिफिक नेम है इसका पैंथेरा लियोपेर्सिका। ठीक है, अब दोस्तों आयुष्मान ने इसको संकटग्रस्त में घोषित किया था, एंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित किया था, रेड लिस्ट में शामिल किया था। और 1972 में जब वाइल्ड लाइफ एक्ट लाया गया था उसमें एशियाई शेरों को शेड्यूल फर्स्ट में इंक्लूड किया गया था, अनुसूची 1 में शामिल किया गया था। किस राज्य में 13 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में आसपा लागू कर दिया गया है? तो दोस्तों मणिपुर की कंडीशन को स्टेबल करने का प्रयास किया जा रहा है। मणिपुर में 356 अनुच्छेद लागू है, जहां पे राज्य की जगह पर केंद्र पूरा वहां पे शासन कर रही है, नियंत्रण कर रही है, और वहां पे आसपा लागू है 13 थाना छोड़ के। आसपा मतलब होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 थाना क्षेत्र छोड़कर पूरे मणिपुर में आसपा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट पूरे मणिपुर में लागू कर दिया है, और मणिपुर के क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कैटेगराइज किया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में आसपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आसपा कब लाया गया था इसके इतिहास को समझते हैं। तो 1958 में पहली बार इस कानून को इनेक्ट किया गया था। नागा विद्रोह काफी हो रहे थे, उससे निपटने के लिए। तो जब भी किसी जगह पे अशांत क्षेत्र होते हैं तो हमें वापस से ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, उसको उस जो अशांत क्षेत्र उसको सुरक्षित बनाना है, उस डिस्टर्ब्ड एरिया को पीसफुल बनाने के लिए हम आसपा लगाते हैं। तो इस कानून के तहत आर्म्ड फोर्सेस को बहुत स्पेशल पावर मिल जाती है, वो बिना किसी वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन ला सकते हैं और अपनी फोर्स का भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। तो वर्तमान में आसपा पूरी तरीके से देखें मणिपुर में बहुत जगह लागू है, असम में लागू है, नागालैंड में लागू है, और अरुणाचल प्रदेश पे कुछ हिस्सों में ये इंप्लीमेंटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, अमेरिका की येल विश्वविद्यालय के द्वारा नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नॉन फिक्शन कैटेगरी में येल यूनिवर्सिटी यूएसए ने किसे पुरस्कार दिया है? राणा दास गुप्ता को यह अवार्ड दिया है। देखिए जसलीन कौर को टर्नर पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? टर्नर अवार्ड मिला है। टर्नर पुरस्कार मिला है ब्रिटेन के द्वारा, यूके के द्वारा कला के क्षेत्र में यह अवार्ड मिला है। ठीक है, श्री श्री रविशंकर को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, और राजकुमार हिरानी ये 3 इडियट्स के डायरेक्टर हैं, इनको किशोर कुमार पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला? किशोर कुमार। राणा दास गुप्ता को अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के द्वारा नॉन फिक्शन कैटेगरी में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार यहां पे दिया गया है। तो भारतीय मूल के बहुत ही फेमस ब्रिटिश लेखक हैं राणा दास गुप्ता। इनको अमेरिका में स्थित येल विश्वविद्यालय के द्वारा नॉन फिक्शन कैटेगरी में 2025 में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार विजेता इनको घोषित किया गया, इनको ऑनर किया गया है। तो ये पुरस्कार क्यों मिला है, इनके बुक्स में क्या क्या पता चलता है, तो इन्होंने बताया है और बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म का विरोध किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध किया है, पॉलिटिक्स का विरोध किया है, और बहुत इसकी आलोचना करी इस बुक में। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम है कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली, इनकी बुक का नाम है। ठीक है, ओके दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, आइए जानते हैं। समीर कनोडिया को सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में। सुनील भारती मित्तल, इनको ब्रिटेन के द्वारा यहां पे नाइटहुड की उपाधि मिली, जो एयरटेल के संस्थापक है, सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, ओडिशा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? When is ओडिशा उत्कल डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 1 अप्रैल को दोस्तों ओडिशा उत्कल दिवस मनाया जाता है।
ओडिशा जो डे मनाया जाता है 1 अप्रैल को, क्यों मनाया जाता है? ओडिशा राज्य का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा बिहार और बिहार से अलग होके बना। पहले ओडिशा जो था बिहार और ओडिशा प्रांत का हिस्सा था, और उत्कल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये यहाँ पे सेपरेट हुआ है। 1936 में ओडिशा को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता मिल गई, और फिर यहाँ पे 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाने लगा। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है उड़ीसा की। मोहन चरण मांझी यहाँ पे देखिए उड़ीसा के वर्तमान में सीएम है, और डॉक्टर हरि बाबू कब्बमपति इसके राज्यपाल हैं। ठीक है, चलो विधानसभा सीटें 147 है, राज्यसभा सीटें 10 है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 21 है। विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर स्पर्धा सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय कौन बन चुके? फर्स्ट इंडियन टू रीच सेमीफाइनल टू द वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर इवेंट। तो दोस्तों इनका नाम है मानव ठक्कर। क्या नाम है? मानव ठक्कर यहाँ पे पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर स्पर्धा सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। तो टेबल टेनिस खिलाड़ी है मानव ठक्कर, विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे पहले इंडियन है। और चेन्नई में ठक्कर ने ओलंपिक और विश्व पदक विजेता साउथ कोरिया के लिम जोंगू हॉन को 3-2 से हराया है, और ये इनकी बहुत विशेष उपलब्धि है। तो टेबल टेनिस खिलाड़ी है मानव ठक्कर, ध्यान में रखिएगा। देखिए टेबल टेनिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियां, टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ जा सकती हैं, जैसे कि रैकेट, टेबल, नेट, टॉप स्पिन, ब्लॉक, चॉप, बैक स्पिन, स्मैश, लेट, फॉल, ड्यूस और पेन होल्ड। ये टर्मिनोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। गुड़ी पड़वा का उत्सव किस राज्य में मनाया गया? गुड़ी पड़वा तो पूरे भारत में मनाया जाता है, हिंदू नववर्ष का शुभारंभ है। कल नवरात्रि आरंभ हुई, आपको पता है। तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है? तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। और केरल में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स पे आप बताएं, केरल में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है। कौन सा? ओणम मनाया जाता है केरल में। ठीक है, झारखंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? कोई बहुत सरहुल, क्या सरहुल, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? सरहुल त्योहार मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया गया, ध्यान में रखिएगा। तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है, हिंदू पंचांग के पहले महीने चैत्र की शुरुआत में महाराष्ट्र, गोवा, दमन में उसके आसपास क्षेत्र में मनाया जाता है। पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो गुड़ी पड़वा का त्योहार 30 मार्च को मनाया गया। ये गुड़ी पड़वा का त्योहार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अलग नाम से जाना जाता है। इसे वहां पे उगादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उगादी त्योहार बोलते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल है जो आपको पता होना चाहिए। असम में बिहू, अंबुबाची मेला, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, छठ पूजा बिहार में, उगादी ब्रह्मोत्सव आंध्र प्रदेश में, लोसार, मुरुंग, सोलांग अरुणाचल प्रदेश में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। दोस्तों आज के ट्रिपल आर में मार्च महीने का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे, जो मार्च महीने में करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो रणजी ट्रॉफी भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक ट्रॉफी है। इसका खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने केरल को हरा दिया है। ठीक है, द इंडियन कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है जो भारत की 2 दिनों की यात्रा पर आई हैं? तो इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेन। 2025 के ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो अनोरा को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। बेंगलुरु ओपन 2025 के एटीपी चैलेंजर टेनिस कंपटीशन का एकल खिताब किसने जीता है? ब्रेंडन हॉल्ट ने जीता है। किसने जीता? ब्रेंडन हॉल्ट ने। 31 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े हैं। 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मसाकी काशीवारा को मिला है। गणित के क्षेत्र में अवार्ड मिलता है। भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के राहत और बचाव कार्य को तेज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इस ऑपरेशन का नाम है ब्रह्मा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ? तो इंद्र अभ्यास भारत और रशिया के बीच में चेन्नई में स्टार्ट हुआ है। इंडियन ओपन 2025 के पीएसए कॉपर कंपटीशन का महिला खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने इस कंपटीशन को जीता, जो कि स्क्वैश टूर्नामेंट है।
नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। हाल ही में भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। किस राज्य की चीखली में 5.4 गीगावाट सौर सेल गीगा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑस्ट्रेलिया भारत के रिलेशन सलाहकार बोर्ड में किसे अपॉइंट किया है? स्टीव वॉ को शामिल किया है। भारतीय बैंक संघ आईबीए के चेयरमैन कौन बने हैं? तो चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी बने, जो एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन भी हैं। एटीपी मास्टर 1000 के फाइनल पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की वापस से अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेल्मा रोसेफ को चुना गया है, वापस से अध्यक्ष चुना गया। छज्जर बछौली वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य में तेंदुआ सफारी ग्रुप में डेवलप किया जाएगा? तो ये पंजाब में डेवलप किया जाएगा। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए, मयूर द्वीप पीकॉक आइलैंड किस नदी पर है? पीकॉक आइलैंड किस नदी पर है? मयूर द्वीप किस नदी पे है? तो मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो चंबल एमपी जाती है, राजस्थान जाती है, यूपी जाती है, गुजरात नहीं जाती है। इनमें से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है? तो पटना के पास सोनपुर में गंडक मिलती है। कौन मिलती है? गंडक। दोस्तों आज के लिए प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में इनियोचोस 25 वायु अभ्यास में पार्टिसिपेट किया? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। और आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, और ये कोर्सेस एंड पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगी। वहां पे आपको मेरे जो मैंने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया जीएस बैच, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना तो 1 ईयर की पूरी 12 महीने की बुक आप पढ़ सकते हो 2024-2025 का। आज मार्च महीने की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। टॉपिक वाइज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं 1 ईयर की, स्टैटिक 1 ईयर की, करंट अफेयर्स की। टेस्ट सीरीज है हमारी, बहुत सारी टेस्ट पास है। ई बुक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हर महीने की मैगजीन है, 4000 प्लस टेस्ट आप यहां पे दे सकते हैं एसएससी, बैंकिंग, स्टेट, यूजीसी सारे एग्जाम्स के लिए। ये हमने पैकेज लॉन्च किया है 2024-2025 का पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो आपको ये जो बुक है ना लगभग 17-18 रुपए में पड़ेगी हर महीने की बुक, ठीक है। वैसे इसका प्राइस 39 है। आप पैकेज 100 कूपन कोड यूज करना तो 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। 2024-2025 दोनों मीडियम के लिए है। आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, मैराथन क्लास पीडीएफ और जीके जीएस की सभी विषयों की बुक्स को। राधा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल है और बहुत सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 8962056000 हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप हम इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी स्टडी जीके की बुक आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स पे दिया गया है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्टडी जीके की बुक भी अमेज़न में अवेलेबल है, टॉपिक वाइज पूरा अवेलेबल है। 5000 प्लस एमसीक्यू है, 65 चैप्टर्स में बटा हुआ है और एसएससी, रेलवे, एनडीए, एफकेट, अग्निवीर, जीडी, स्टेट, स्कूल एंट्रेंस सब एग्जाम्स के लिए। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। 12 बजे मेरी क्लास होती है आपकी एप्लीकेशन में, जहां पर हम अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। शाम को 8 बजे आपको जुड़ना है और भी बहुत सारी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। नोटिफिकेशन वाली बटन दबा लीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। और अब ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय।